बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक। मैं हूं आपका होस्ट विशाल शाकिर। लास्ट वीडियो में हमने मियां अली हैदर साहब के साथ डिस्कशन की थी लॉ ऑफ कन्फेशन पे, और इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे लॉ ऑफ क्रिमिनल ट्रायल के ऊपर। ट्रायल है क्या, क्या उसकी स्टेजेस होती हैं, किस तरीके से कंडक्ट किया जाता है और किन बातों का ख्याल रखा जाता है। इस सारी बातों पर तफसीलन बात करते हैं और चलते हैं अपने गेस्ट के पास, मियां अली हैदर साहब के पास। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, हमने बहुत सारी बात क्रिमिनल लॉ के टॉपिक से बात की है। अब हम क्रिमिनल लॉ, फौजदारी वकालत के बहुत ही अहम टॉपिक, जो कि आपकी नज़र में सबसे इम्पोर्टेंट होगा, लॉ ऑफ अ क्रिमिनल ट्रायल। बेले शेले तो बड़ी करवा ली हैं, ट्रायल की बात करते हैं। तो बताइए कि क्या है लॉ ऑफ क्रिमिनल ट्रायल, किस तरीके से कंडक्ट होता है, ताकि जो हमारे यंग लॉ स्टूडेंट्स हैं और यंग लॉयर्स हैं वो भी, उनका भी इंटरेस्ट डेवलप हो कि यार अब एक स्टेप आगे चलते हैं, लिटिगेशन में आते हैं और प्रॉपर ट्रायल कंडक्ट करते हैं। थैंक यू वेरी मच अगेन विशाल। अच्छा, जब आप ट्रायल की बात करेंगे ना, तो एक चीज़ मैं आपकी ऑडियंस के लिए क्लैरिफाई करता जाऊँ, और ये क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है कि मेरे बताने से अगर आप ये एज्यूम कर लेंगे कि आपको ट्रायल कंडक्ट करना आ गया है, तो ये बिल्कुल गलत है। ठीक है। अगर आप ये एज्यूम कर लेंगे कि सर्टन दिस टू दिस प्रोविज़न अगर आप पढ़ लेंगे, उसमें क्योंकि स्टेजेस बताई हुई हैं, ट्रायल होता कैसे वो सारा बताया हुआ है, उसको पढ़ लेंगे, तो अगर आप ये समझते हैं कि आपको ट्रायल कंडक्ट करना आ गया है, तो बिल्कुल गलत है। Until and unless you put yourself through this process and you do each and everything with your own hands, तब तक ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कई साल ट्रायल करने के बावजूद भी आपको पता चलता है कि नहीं, अभी तो मुझे आता ही नहीं है। सो इस वजह से इस वीडियो का मकसद एक बेसिक, एक आसान अल्फाज में उन स्टेजेस को, उन चीज़ों को एक्सप्लेन करना है, ताकि आपके पास एक रॉ नॉलेज हो, जिसको एक अच्छे और कॉन्क्रीट नॉलेज में उसी वक्त कन्वर्ट किया जा सकता है जब आप इस प्रोसेस से गुजरेंगे। बिल्कुल। ओके, हैविंग सेड दैट, ताज़ीरात पाकिस्तान के मुताबिक जितने भी ऑफेंसेस हैं उनका प्रॉपर एक ट्रायल होता है। ठीक है। जब आप ट्रायल की बात करेंगे तो हमारे ज़ाब्ता फ़ौजदारी के अंदर ब्रॉडली 4 किस्म के ट्रायल हैं। एक ट्रायल है विच इज़ कंडक्टेड बाय द हाई कोर्ट, एक ट्रायल है विच इज़ कंडक्टेड बाय कोर्ट ऑफ सेशंस। हर वो ऑफेंस जिसकी सज़ाए मौत है, या ज़ाब्ता फ़ौजदारी के 2nd शेड्यूल ने जिसको ट्रायबल बाय कोर्ट ऑफ सेशंस रखा हुआ, और एक ट्रायल बाय मैजिस्ट्रेट है, वो 7 साल तक उसकी लिमिट है, आपको पता ही है, जैसा मैं पहले बता चुका हूँ। लेकिन वो उससे ज़्यादा सज़ा नहीं दे सकता, लेकिन वो उसकी जो जुरिस्डिक्शन है, और वो भी एक डिबेटेबल टॉपिक है, वो भी हम उस पर आएंगे कि 324 की सज़ा तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट है। सो बेसिकली वो अपनी पावर सेक्शन 30 से ड्राइव कर रहा होता है, वो एक अभी आहिस्ता आहिस्ता चलते हैं उसकी तरफ। और एक आपका स्पीडी प्रोसेस विच इज़ अ समरी ट्रायल, और एक ग्लिम्प्स और हैं इसके, जिसको आप लिटरल सेंस में, स्ट्रिक्टो सेंस ऑफ प्राइवेट प्रोसिक्यूशन नहीं कह सकते, लेकिन वो एक आपकी अल्टरनेट रेमेडी का कॉन्सेप्ट है, बाय फाइलिंग अ कंप्लेंट अंडर सेक्शन 200 सी इस्तगासा। ठीक। ये सारा कुछ एक बेसिक आपको बताने का मकसद ये है कि ताकि आपके पास एक बेसिक नॉलेज हो। ट्रायल की जब आप बात करते हैं तो आई मस्ट रिकमेंड टू योर ऑडियंस कि ताज़ीरात पाकिस्तान के जो द मोस्ट हीनियस ऑफेंसेस हैं, जिसमें कत्ल भी आ जाता है, जिसमें और भी बहुत से डकैती विद मर्डर आ गया, इस तरह के ऑफेंसेस हैं। बिलखुसूस स्पेशल लॉ में देखें तो 780 आ गया, नारकोटिक के केसेस आ गए। आई वुड रिकमेंड कि आपके जो यंग ग्रेजुएट्स हैं, इन सीरियस मामले जिनकी सज़ाएँ मौत और लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, इनको हाथ लगाने से पहले ये बहुत ज़रूरी है कि छोटे ऑफेंसेस में, जो छोटे ट्रायल हैं, आप अपने हाथ को, अपने दिमाग को, अपनी स्किल को, अपने नॉलेज को रिफाइंड और पॉलिश करें उन ट्रायल्स के ऊपर, एंड देन यू स्विच ऑन टू दीज काइंड ऑफ ट्रायल्स। ठीक है। आपको याद होगा, आपने एक लेक्चर इन्वेस्टिगेशन का कंडक्ट किया था, उसके अंदर मैंने सारा डिटेल प्रोसेस आपको बताया था कि इन्वेस्टिगेशन होती क्या है, या कल्मिनेशन ऑफ अ क्रिमिनल केस क्या है। सो वो 154 से स्टार्ट होता है प्रोसेस, और इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस से गुजरता है। एक ट्रायल कंडक्ट करने के लिए
जो आपकी प्री ट्रायल प्रोसीडिंग्स हैं उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, नंबर 1। लेकिन उस इम्पॉर्टेंट रोल से पहले कुछ ऐसे स्टैचूट्स हैं, कुछ ऐसे लॉज हैं, कुछ ऐसी किताबें हैं जिनका आपकी ऑडियंस को पता होना चाहिए कि ये एक अच्छी किताबें हैं। इनको पढ़ने के बाद आपका जो थ्योरेटिकल नॉलेज है वो सॉलिडिफाई हो जाएगा और फिर आप उसकी एग्जीक्यूशन कर सकते हैं, जो आपका प्रोसीजर लॉ है उसको पढ़ने के बाद। सो इस वजह से आई वुड रिकमेंड कि हालांकि जितनी भी किताबें मैं आपको बता रहा हूँ इनके बारे में मेरा अपनी बड़ी हम्बल सी नाक़िस सी जो मेरा इल्म है उसके मुताबिक व्यू ये है कि ये तमाम कंपाइलेशंस हैं, ठीक है, कमेंट्री नहीं है। हालांकि लिखा कमेंट्री होता है, कंपाइलेशंस हैं कि इस इधर से केस लॉ उठाया, इधर से केस लॉ उठाया, उनको एक सिंक किया और एक कमेंट्री बना दी उसकी कि इस प्रोपोजिशन में ऐसे हुआ था, जबकि ये कमेंट्री नहीं है, इट्स अ कंपाइलेशन। बट हैविंग सेड दैट, उसके अंदर आपकी जो पाकिस्तान पीनल कोड है महमूद साहब की बहुत अच्छी लिखी हुई है, डिटेल है, वो आप ले सकते हैं। फिर इस तरह CRPC है, वो शौकत महमूद साहब की बहुत अच्छी है, वो आप ले सकते हैं। हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स है। और एक अच्छे फौजदारी ट्रायल लॉयर बनने के लिए 4 ऐसी स्टैचूट्स, 4 ऐसी लेजिस्लेशंस, 4 ऐसी किताबें हैं जिनके ऊपर पढ़ना आपको बहुत ज़रूरी है, जबकि हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा इग्नोर्ड लेजिस्लेशंस हुए हैं, जिसमें नंबर 1 आपकी कानून शहादत, फिर प्री ट्रायल प्रोसीडिंग्स के लिए पुलिस ऑर्डर 2002 और पुलिस रूल्स 1934 के जो हैं, यस, बहुत सारे ऐसे इम्पॉर्टेंट रजिस्टर्स हैं, बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिनका जो कि आपको ना तो मिलेंगे CRPC में से, ना मिलेंगे आपको किसी और किताब से, वो हैं तो सिर्फ पुलिस रूल्स के अंदर हैं। और कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जो कि पुलिस ऑर्डर ने आके उनको उन प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट किया इसकी वजह से। और अगर आपकी कोई हर्ट और कत्ल वगैरह के चैप्टर से रिलेटेड ट्रायल है तो उस सूरत हाल के अंदर आपने अगर मेडिकल एविडेंस को एवेल्यूएट करना है या समझना है तो उसके अंदर हेल्थ रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपके उनको समझने के लिए। सो उसके बाद हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स है, कानून शहादत है, CRPC है, PPC है, कॉन्स्टिट्यूशन। और याद रखिएगा इस एरिया को जस्टिस फजल करीम साहब ने बहुत खूबसूरत तरीके से एक्सप्लोर किया, कॉन्स्टिट्यूशनल क्रिमिनल प्रोसीजर को। सो एक अच्छे फौजदारी के लिए ज़रूरी है कि उसको उस एस्पेक्ट को भी अपने दिमाग में रखना चाहिए। अगर आप प्री ट्रायल प्रोसीडिंग्स की बात करें तो दे ऑलवेज स्टार्ट आफ्टर द रजिस्ट्रेशन ऑफ द FIR एंड दे गोज अप टिल टू द सबमिशन ऑफ चालान। FIR दर्ज होने के बाद, जो कि 154 के तहत आपकी FIR दर्ज होती है, उससे पहले भी एक प्रोसीडिंग है जी। अच्छा, कि फ़र्ज़ करें इफ़ एनीथिंग हैपेंड इन दिस रूम, आपने 15 पे कॉल की, 15 पे कॉल की, 15 वाले उधर जो रिपोर्टिंग ऑफिसर है वो उधर आया। आने के बाद उसने एक रपट दर्ज की उस फ़र्द बयान के ऊपर जो आपने अपने फ़र्द बयान दिया, वो ओरल भी हो सकता है, वो रिटन भी हो सकता है, और उसके बाद भेज दी गई वो क्या कहते हैं पुलिस स्टेशन के अंदर कि आप जाके FIR वगैरह करवाएं। सो इस सारे प्रोसेस के दौरान उस 15 का रिकॉर्ड, उसकी रपट, इसके ऊपर आपकी एक्सेस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड आई एम टेलिंग यू अगेन, मैं बहुत सुपरफिशली टच कर रहा हूँ क्योंकि हमारे पास टाइम लिमिटेशन जो है वीडियो की वो बहुत छोटी है, उसकी वजह से मैं आई विल जस्ट सुपरफिशली टच दैट। उसके बाद वो थाने के अंदर जाके 154 की कार्रवाई हो गई। यहाँ पे पुलिस ऑर्डर 2002 की कार्रवाई शुरू हो जाती है कि पुलिस ऑर्डर 2002 के आने के बाद पुलिस विंग को 2 डिपार्टमेंट्स में डिवाइड कर दिया गया। एक है ऑपरेशनल विंग जो कि अभी तक का सारा काम किया, और जैसे ही FIR कट जाती है ये इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन को FIR भेज दी जाती है फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ठीक है। अब वो जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होता है वो सबसे पहला काम क्या करता है, वो जाके मौका मुलाहिजा करता है। ठीक है, मौका मुलाहिजा करता है। और याद रखिएगा कि जब उसने थाने से मौके मुलाहिजे के लिए जाना है तो अपनी रपट रवानगी लिख के जानी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और याद रखिएगा ये जो अल्फाज मैं बोलता जा रहा हूँ इन सब का क्रॉस एग्जामिनेशन में रेलेवेंस बनेगी सारी की सारी। ठीक है। सो रपट रवानगी दर्ज करके वो मौके पे चला गया। मौका मुलाहिजा करने के बाद उसने अगर कोई बंदा मर गया है तो उसके बाद उसकी डेड बॉडी या उसकी जो मजरूब हुआ है उसको
भेज दिया जाएगा फॉर मेडिकल एवेल्यूएशन टू दी हॉस्पिटल। और उसके अलावा मौके से बहुत सारे ऐसे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो उसने मौके से बनाने हैं, जिसके अंदर तमाम की तमाम फ़र्दात हैं, तमाम की तमाम फ़र्दात की जब मैं बात करूँगा उसमें फ़र्द मकबूजगी हो सकती है, उसके बाद फ़र्द शनाख्त हो सकती है, उसके बाद क्या कहते हैं वहाँ से मट्टी खून आलूद ली जा सकती है, वहाँ रुई के से स्वैब इकट्ठे किए जा सकते हैं, खोल चलीदा हो सकते हैं, कोई खोल नहीं चले वो हो सकते हैं, और बहुत सारी जितनी भी, वो डिपेंड करता है फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस, उसकी तमाम की तमाम फ़र्दात को मुरतब किया जाता है। और अगर उसके बाद अगर उसकी बॉडी को भेज दिया या मेयो हॉस्पिटल है, जनरल हॉस्पिटल है, यहाँ भी पोस्टमार्टम वगैरह की फ़ैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। अब वो इस तरह तो नहीं हो सकता कि आपके कहने पे पोस्टमार्टम कंडक्ट कर दें, उसके लिए बाकायदा एक प्रोसीजर है। अगेन वो पुलिस रूल से निकलता है कि डॉकेट जारी करवाई जाती है एसपी ऑफिस की तरफ से कि इसका पोस्टमार्टम कंडक्ट किया जाए। एमएलसी होगा, अगर कोई मजरूब हो गया, उनके एमएलसी होने हैं, उसकी बाबत बाकायदा डॉकेट निकाली जाती है। सो ये तमाम की तमाम कार्रवाइयाँ करने के बाद, जो कि और भी बहुत सारी डिटेल्ड स्टेजेस हैं, मैं इन सब को सिर्फ जल्दी में समराइज़ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको लेके आना 173 के ऊपर। ठीक है। तो ये तमाम कार्रवाइयाँ करने के बाद इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस है, मुल्ज़मान को अरेस्ट करना है, 161 के स्टेटमेंट लिखने हैं, 160 में तलब करना है जिस जिस बंदे को वो आईओ समझता है कि इनको एक्वेंटेंस है किसी भी किस्म की एविडेंस से रिलेटेड, उनको आपने वहाँ पे बुलाना है। बुलाने के बाद इन तमाम डॉक्यूमेंट्स को इकट्ठा करने के बाद फाइनली इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर थ्रू द स्टेशन हाउस ऑफिसर सबमिट्स अ चालान बिफोर द प्रोसिक्यूशन एजेंसी विच इज़ पंजाब प्रोसिक्यूशन। ठीक है। पंजाब प्रोसिक्यूशन एक्ट के आने से पहले ये वाला जो डिपार्टमेंट था, ये एक लिम था पुलिस डिपार्टमेंट का, जिनको पुलिस के ऑफिशियल्स जो हुआ करते थे वो अदालत के अंदर पुलिस वालों के जो सरकारी वकील हुआ करते थे वो इसको प्रोसिक्यूट किया करते थे। लेकिन दैट वाज अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, जिसकी वजह से उस वक्त की गवर्नमेंट ने बाकायदा एक प्रोसिक्यूशन एक्ट इंट्रोड्यूस करवाया 2006 में, और प्रोसिक्यूशन ब्रांच, एक नई ब्रांच अलहदा से उन्होंने जो है वो खड़ी कर दी। और उसके अंदर प्रोसिक्यूशन एक्ट, पंजाब प्रोसिक्यूशन एक्ट का जो 97 है, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन, जिसको कहा जाता है चालान की स्क्रूटनी की जाती है। ठीक है। जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है वो तमाम के तमाम चालान की स्क्रूटनी करता है, उसको देखता है कि क्या क्या एविडेंस इकट्ठी की है, कौन सी की जानी चाहिए थी, तो वो उसको कह सकता है कि इसके अंदर ये वाली डॉक्यूमेंट्स के ऊपर मेरे ऑब्जेक्शंस हैं, इनको ठीक करें। यानी वो अपने ऑब्जेक्शंस वगैरह रेज कर सकता है और वो स्क्रूटनी करता है। यहाँ पे जब 173 की रिपोर्ट सबमिट हो जाती है और चालान सेंड टू कोर्ट हो जाता है, याद रखिएगा चालान का प्रोसिक्यूशन के पास जमा होना और उसके बाद उसका कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन के पास फिक्स होने के दरमियान भी बहुत सारी स्टेजेस हैं। अच्छा। केस हाजिरी में चल रहा है, चालान नामुकम्मल है, जिसे 173 के अंदर लिखा हुआ है कि विद इन 14 डेज आपने चालान सबमिट करवाना है, वो नामुकम्मल चालान जमा हो जाता है, नामुकम्मल चालान है, कुछ मुल्ज़मान अरेस्ट हो चुके हैं, कुछ की हद तक 512 की कार्रवाई होनी है, जो इस वजह से एज्यूमिंगली कि एक मुकम्मल चालान जो है वो कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन के पास जमा हो गया। लेकिन इन बिटवीन और बहुत सारी डिफरेंट स्टेजेस भी हैं, आई विल नॉट गो इनटू दोज स्टेजेस। ठीक है। एक अच्छे फौजदारी लॉयर के लिए ज़रूरी है चालान को पढ़ना आना चाहिए। अगर आप चालान को देखें तो इसके 7 खाने हैं। ठीक है। और हर खाने की अपनी एक इम्पोर्टेंस है। जैसे फॉर एग्जांपल खाना नंबर 1 होता है मुद्दई का नाम, वल्दियत, कास्ट, शनाख्ती का नंबर, डिटेल, एड्रेस, एवरीथिंग। खाना नंबर 2 इज़ अ वेरी क्रूशल वन, और खाने नंबर 2 की एवेल्यूएशन कि ये किस बारे में बात कर रहा है, ये इसकी जो कलर ऑफ इंक है जो यूज़ की गई है उससे जो है वो पता चलता है। अच्छा। फ़र्ज़ करें अगर लाल रंग से अली हैदर का नाम लिखा हुआ है तो आप समझ लेंगे इस मुकदमे में ये इश्तिहारी है। इश्तिहारी है। लाल रंग का मतलब इश्तिहारी है। अच्छा। और अगर वहाँ पे नाम क्या कहते हैं वो नीली और काली सही से लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि ये बंदा जो है वो इसके अंदर बेगुनाह है। अगर काली और नीली लिखाई से वो बेगुनाह है। अच्छा।
जो कॉलम नंबर 2 के अंदर नीली और काली स्काई से लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि पुलिस के पास कोई प्लॉजिबल मटीरियल एविडेंस नहीं है इसके अगेंस्ट। ठीक है। और कॉलम नंबर 3 के अंदर जो लिखा हुआ है, इसका मतलब है पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन में इसको गुनहगार किया हुआ है। सो ऑन एंड सो फोर्थ, इस तरह होता है। तो ये आपको कलर से आइडेंटिफाई करना पड़ता है किस मुल्ज़म का क्या रोल है, किस तरह है, और क्या पुलिस की तो इन्वेस्टिगेशन। ये कोई रूल है? अगेन पुलिस रूल्स सर, पुलिस रूल, पुलिस रूल्स, यस, इट इज़ ऑल डिफाइंड इन पुलिस रूल जो 1934 के हैं, उसके अंदर बाकायदा बताया गया हुआ है। क्योंकि जो ज़ाब्ता फौजदारी में सेक्शन 173 का लिखा हुआ पुलिस रिपोर्ट है, और हम इसे अमूमन चलान का नाम देते हैं। तो यू गो बैक टू, और इसका किस तरह होगा, किस तरह लिखा जाएगा, उसके लिए आपको कंसल्ट करना पड़ता है पुलिस रूल्स 1934। और अगर मेरे जैसा नालायक वकील फोटोकॉपी करवा ले चलान की, सारा कुछ ही ब्लैक में आ जाए। एग्जैक्टली, यस, यही तो चीज़ होती है देखने वाली। ठीक है। और अमूमन वो करते क्या होता, ब्लैक में लिखा होता है, लेकिन उसको ऊपर नीला रंग लगाया होता है, उसको सर्कल किया होता है, उस कॉलम नंबर 2 को ब्लू से, रेड से और ब्लैक से उसको इस तरह किया होता है। तो यू कैन ईजीली आइडेंटिफाई। और जो नाम होते हैं उनके आगे वो पॉइंटर्स दिए होते हैं, पॉइंट्स लगाए होते हैं, और जो अच्छे तफ्तीशी होते हैं वो बाकायदा उससे लिखते हैं। ठीक है। अच्छा, ये वो स्टेज है जहाँ पे जो एक फौजदारी ट्रायल है वो 2 हिस्सों में, यानी फौजदारी ट्रायल के लिए जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है 2 हिस्सों में बाइफरकेट हो जाते हैं। एक फाइल जिसको कहा जाता है जुडिशियल फाइल, ठीक है, और एक फाइल बनती है पुलिस फाइल। अच्छा, जुडिशियल फाइल के अंदर हम आते हैं क्या है, जो पुलिस फाइल है ना, इसकी एक्सेस अमूमन हर फौजदारी वकील के पास होती है, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ पुलिस की तफ्तीश होती है। ज़िम्निया, हाँ, ज़िम्निया 172। सो मैं फॉर अ रिकॉर्ड बता रहा हूँ कि एक लॉयर के पास बाय लॉ ही इज़ नॉट एंटाइटल्ड टू हैव इट, ठीक है, क्योंकि वो प्रिविलेज conversation कॉन्वर्सेशन है, एंड दैट इज़ ओनली फॉर द कोर्ट, नॉट फॉर द प्रोसिक्यूटर, नॉट फॉर द डिफेंस काउंसिल। अच्छा, जो जुडिशियल फाइल है, जस्ट टेल मी एज पर योर ओन एक्सपीरियंस, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स 173 रिपोर्ट कैन पोजेस? आई सपोज कि विटनेसेस की स्टेटमेंट्स 161, एविडेंसेस के जो फर्द हैं नहीं 5, 6, 7। ठीक है। अगेन ये डिपेंड करता है मुकदमे की नौयत के साथ। जनरली जो चीज़ें उसके साथ होती हैं 173 के साथ, 161 के स्टेटमेंट्स हैं, फ़र्द बयान की कॉपी होगी, तमाम की तमाम फ़र्दात होंगी, FIR, अगर कोई शनाख्त परेड हुई है वो डॉक्यूमेंट वो होगी, उसके बाद क्या कहते हैं रिकवरी मेमोज़ होंगे, उसके बाद क्या कहते हैं कोई वो, उसके बाद फ़र्ज शनाख्त हो सकती है, सज़ा स्लिप हो सकती है, उसके बाद फ़र्ज शनाख्त हो सकती है, उसके बाद क्या कह सकते हैं कि कोई मैकेनिकल इंजरी है तो वेपनरी से रिलेटेड जो रिपोर्ट्स हैं, अगर कोई मंशियात हैं तो केमिकल एग्जामिनर की रिपोर्ट आ जाएंगी, PFSA की रिपोर्ट्स हैं, मेडिकल रिपोर्ट सारी की सारी आ जाएंगी, यानी 164 के स्टेटमेंट आ जाएंगे, पोस्टमार्टम्स वगैरह। सो इट कैन गो अप टू 60 to 65 डॉक्यूमेंट्स। अच्छा, अगेन एवरीथिंग, जो इन्वेस्टिगेशन है उसका पूरा क्रक्स उसके अंदर आएगा। पूरा क्रक्स, ओनली द डॉक्यूमेंट्स विच यू कैन नॉट हैव इज 172। ठीक है, बाकी उसके अलावा सब कुछ। अगर फ़र्ज़ करें, ये आपको मज़े की एक बात बताऊं, ये फ़र्ज़ करें मेरे ऑफिस से बाहर निकले और यहाँ कोई एक्सीडेंट हो गया और आप चले गए किसी को इंजर करके, और आप भाग गए, हिट एंड रन आपने किया, अब ये कैसे पता चले कि किसकी गाड़ी थी? आपको पता होगा पूरे लाहौर के अंदर कैमराज लगे हुए हैं, सेफ सिटी वाले, ये एक अथॉरिटी बन चुकी हुई है। उसके अंदर सेफ सिटी अथॉरिटी एक्ट के अंदर बाकायदा आपको बताया गया है कि आपने वीडियो अगर लेनी है तो वो कैसे लेनी है, उसको कोर्ट में प्रेजेंट करना है तो कैसे करना है, और यहाँ पे कानून शहादत का आर्टिकल 164 मॉडर्न डिवाइसेस वाला वो भी एप्लीकेबल हो जाता है। तो वो उसको लेने के तरीक़ाकार की बाबत रबट, वो ये सारे के सारे, फिर जो आपका रजिस्टर नंबर 19 है, रजिस्टर नंबर 21 है, ये बहुत सारी वो डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको आप एक्सेस कर सकते हैं। फिर मैं आपको मज़े की बात बताऊं कि और ये जो 15 की कॉल होती है इसकी रिपोर्ट होती है बाकायदा, ये डॉक्यूमेंट भी आप ले सकते हैं। सो मीनिंग देयर बाय इट कैन गो अप टू 60 to 65 डॉक्यूमेंट्स। ठीक है। एंड दोज डॉक्यूमेंट्स, most of them are dealt
by the police order or police rules 1934 or any of the special authorities or act made subsequently. ठीक है। So यहाँ पे आपने जो काम करना है, जो हमने अपने सीनियर से सीखा कि जुडिशल फाइल को बिल्कुल अलहदा कर दिया, 161 के स्टेटमेंट्स को एक अलहदा कर दिया, और पुलिस फाइल को सिंस यू कैन नॉट हैव इट तो उसको आपने अलहदा रख दिया। आपने फाइल को बाइफरकेट कर दिया 3 हिस्सों। सो जुडिशल फाइल को एवेल्यूएट करना, समझना, जब ये कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिसडिक्शन के पास आ जाती है तो सबसे पहली स्टेज जो आती है वो 265C की स्टेज आती है, और इसके अंदर पूरी एक लिस्ट प्रोवाइड की गई है कि किन किन डॉक्यूमेंट्स को आपको फ्रेमिंग ऑफ चार्ज से 7 दिन पहले आपको प्रोवाइड कर दी जानी है मुलज़म को या उसके काउंसिल को, और बड़ी वो रेडेबल कंडीशन में होनी चाहिए, फ्री ऑफ कॉस्ट होनी चाहिए, वो उसको प्रोवाइड कर दी जाती है। उसके बाद जब आपकी कॉपियाँ तकसीम कर दी जाती हैं तो उसके बाद आपके पास फ़र्द जुर्म की स्टेज आती है 265D की स्टेज, और साइमल्टेनियसली आप वो मैजिस्ट्रियल ट्रायल में देखें तो ऑनवर्ड प्रोविज़न है। फ़र्द जुर्म के कॉन्सेप्ट को और इस साइंस को समझने के लिए आपको CRPC के सेक्शन 221 ऑनवर्ड्स पढ़ना बहुत ज़रूरी है। चार्ज को लिखा कैसे जाएगा, चार्ज को बनाया कैसे जाएगा, उसकी लैंग्वेज क्या होगी, ऑफेंस कैसे इनकॉर्पोरेट किया जाएगा, ऑल्ट्रेशन ऑफ चार्ज क्या है, अमेंडमेंट ऑफ चार्ज क्या है, जॉइंडर ऑफ चार्ज क्या है, वो पूरी की पूरी एक डिबेट है जो 221 ऑनवर्ड्स है। आप उसको यू मस्ट एडहर टू, और वो उसके लिए ज़रूरी है। विदाउट गोइंग इनटू द डिटेल नेटिग्रिटी, अगर आप उस चैप्टर को देखेंगे तो यू विल गेट टू नो कि जी चार्ज फ्रेम कैसे किया जाए। ठीक है। ऐसे जैसे मैंने आपको कन्फेशन वाले लेक्चर के अंदर एक्सप्लेन किया, दैट कम्स द स्टेज 265E की स्टेज, और यहाँ पे जो भी मुलज़म की प्ली, चाहे वो जनरल डिफेंसेस से रिलेटेड है या कोई और उसकी प्ली है, वो आप प्ली लेते हैं और उसके बाद प्रोसिक्यूशन एविडेंस ओपन हो जाती है। ठीक है। प्रोसिक्यूशन अपने विटनेस बाय विटनेस जो है वो सेट्स अदालत के अंदर पेश करती है, और यहाँ पे आपको सेट ऑफ के बारे में बताता जाऊँ कि ये ज़रूरी है कि जब प्रोसिक्यूशन ने जो भी उनकी शहादत है उनको हिस्सों में डिवाइड कर देती है, यानी ये ऑकुलर अकाउंट के विटनेसेस हैं, ये फॉर्मल विटनेसेस हैं, ये इनफॉर्मल विटनेसेस हैं, ये मेडिकल एविडेंस है, और उनके एग्जामिनेशन चीफ उसी दिन पे रिकॉर्ड होती है। ये नहीं होता कि आज ऑकुलर अकाउंट का हुआ है एक, और एक रिकवरी का हो गया, एक फॉर्मल। जो सेट्स होते हैं इनको अदालत लेके चलती है ताकि जो एक ही तरह की शहादत वाले वो एक ही दिन रिकॉर्ड हो जाए, उनके एग्जामिनेशन चीफ हो, किसी किस्म की इम्प्रूवमेंट ना हो सके, किसी किस्म की वो ट्यूटरिंग ना हो सके कि ये वाले सवाल पूछे जा सकते हैं। सो वो आप पूरी की पूरी एविडेंस जो है वो एग्जामिनेशन चीफ उनका रिकॉर्ड करते हैं, एंड एक्यूज्ड डज अ क्रॉस एग्जामिनेशन उसी कैटेगरी के साथ ऑक्यूलर की एविडेंस है तो उसी टाइम उसी ज़रूरी नहीं है कि आप सेम डे भी करें, एग्जामिनेशन चीफ रिकॉर्ड हो जाता है, उसके बाद अगली डेट पे भी हो सकता है, बट उनके एग्जामिनेशन चीफ वो रिकॉर्ड हो जाते हैं। लेकिन जब वो उन पे जरा करनी है तो वो पूरे सेट के ऊपर फिर जरा की जाती है, ताकि आपकी क्रॉस एग्जामिनेशन के अंदर जो आपके प्रोबेबल सवाल हैं या पॉसिबल सवाल जो आप पूछ रहे हैं तो वो दूसरों तक ना पहुँचे, क्योंकि असल में ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करवाना है ताकि जो रॉ मटीरियल के अंदर एविडेंस है वही उसके अंदर निकले, वो आपस में डिस्कशन करके कि इसका जवाब ये देना है, इसका जवाब ये देना है, इस तरह का सीन ना हो सके। तो इसमें हर विटनेस के फ़ौरन बाद आपकी क्रॉस एग्जामिनेशन होगी या आप सारों के एग्जामिनेशन चीफ भी रिकॉर्ड कर सकते हैं और उसके बाद क्रॉस एग्जामिनेशन ठीक है कर सकते हैं। और अगर आप विटनेस बाय विटनेस चलना है तो ये ज़रूरी है कि उस वक्त अदालत के अंदर वही विटनेस मौजूद हो जिसका एग्जामिनेशन चीफ हो रहा है, उस पर क्रॉस हो गया, नेक्स्ट विटनेस रिकॉर्ड हुआ, लेकिन वो सेट कंप्लीट करना जरूरी है। और ज़रूरी नहीं कि एक ही दिन फिर सारे सेट भी कंप्लीट हो जाए, क्योंकि जितना आपके पास लैक ऑफ वर्क, जितना है लोड ऑफ वर्क है, उसकी वजह से आपने ह्यूमन कैपेसिटी भी देखनी होती है, आपकी अदालतों की कैपेसिटी को भी देखना होता है। एंड देन गोज ऑन फॉर दी क्रॉस एग्जामिनेशन। ठीक है। अच्छा, इसके बाद 342 की स्टेज है जी। 342 और 340 सबसेक्शन 2, ये 2 डिफरेंट स्टेजेस हैं। एक के अंदर प्रोसिक्यूशन ने, ये जज साहब ने क्वेश्चनर फॉर्म में तमाम के तमाम एविडेंस को शहादत सवालों की सूरत में पुट करना होता है, जिसका रिटन जवाब मुल्ज़म ने देना होता है। ठीक है। और अब यहाँ पे एक सवाल आ सकता है, अगर मुल्ज़म पढ़ा लिखा ही नहीं है तो उसके लिए उसका जवाब ये है कि उसका लॉयर वहाँ पे उसे बता सकता है ये सवाल है, इसका क्या जवाब है, ये सवाल है, इसका क्या जवाब है। जज साहब खुद पूछते हैं, ये रिटन फॉर्म में क्वेश्चंस दिए जाते हैं और उसका जवाब दिया जाता है। ठीक है। और अगर उसके बाद जैसा पूछते हैं मुल्ज़म से 342 की स्टेज कंप्लीट होने के बाद
कि आया आप बतौर ख़ुद गवाह या अपने डिफेंस में कोई गवाह पेश करना चाहते हैं, तो वो भी फिर उसी तरह होगा कि अगर गवाह पेश किया जाएगा डिफेंस की तरफ से तो उसका एग्जामिनेशन चीफ होगा और फिर प्रोसिक्यूटर या कंप्लेनेंट काउंसिल उस पर क्रॉस एग्जामिनेशन करेगा, और जितने भी प्रोसिक्यूशन की विटनेसेस हैं वो PW रिकॉर्ड होंगे और जितने भी एक्यूज साइड से गवाह होंगे वो DW के तौर पे रिकॉर्ड होंगे। और ये रिकॉर्ड करने के बाद देन कम्स द फाइनल स्टेज, क्लोजिंग ऑफ द आर्ग्यूमेंट्स। प्रोसिक्यूशन अपने पूरे के पूरे केस के फाइनल क्लोजिंग ऑफ द आर्ग्यूमेंट्स करती है, वो पूरा केस प्रेजेंट करती है अदालत से, जैसे आप अपने नोट्स वगैरह लेते हैं, और डिफेंस जो है एक्यूज़ वो उसके बाद उसका तमाम का तमाम जवाब देता है, रिबटल देता है और अपना केस, अब जो प्रोसिक्यूशन के केस में फ्लॉज हैं उनको पॉइंट आउट करता है, केस लॉ अगर कोई चाहिए तो केस लॉ प्रोवाइड करता है, और उसके बाद द केस इज़ फिक्स फॉर दी फाइनल जजमेंट, और फिर फाइनल जजमेंट अनाउंस कर दी जाती है। ये एक ब्रॉड बेसिक जनरलाइज्ड स्टेजेस या वे ऑफ अ क्रिमिनल ट्रायल है। क्रॉस एग्जामिनेशन की क्या निटिग्रिटीज़ हैं, एग्जामिनेशन चीफ की क्या निटिग्रिटीज़ हैं, वो एक बहुत लंबी और डिटेल्ड डिस्कशन है, सो आई विल नॉट गो इनटू दैट। बिल्कुल ठीक है। सो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है एक रेगुलर ट्रायल का, चाहे वो मैजिस्ट्रियल ट्रायल हो चाहे वो कोर्ट ऑफ सेशंस का ट्रायल हो। ठीक है। और इसके मुकाबले में अगर आप देखें तो आपके CRPC में प्रोवाइडेड है वो तमाम ऑफेंसेस जिनका समरी ट्रायल होगा, और उसको मैं ओवर सिंप्लीफाई कर देता हूँ कि जो प्रोसीजरल हदूद व क़यूद होती हैं उनको थोड़ा सा बाईपास करके समरी ट्रायल कंडक्ट किए जाते हैं, जो कि समरी ट्रायल को अगर आप इसका सिनोनिम लें तो ये दीज आर द स्पीडी ट्रायल्स, जिसमें लॉज ऑफ एविडेंस के रूल्स ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ एविडेंस जो है उनको बाईपास करते हुए स्पीडी ट्रायल किया जाता है। सो दोज आर द समरी ट्रायल्स, और रेगुलर ट्रायल के अंदर तमाम प्रोसीजर को फॉलो किया जाता है जो ज़ाब्ता फौजदारी में प्रोवाइडेड है। कच्चे चलान के ऊपर ट्रायल शुरू हो सकता है? कच्चा चलान और पक्का चलान, देखें बात सुने, अगर आपने इसको समझना है तो इसको लेट मी पुट इट दैट वे, मुकम्मल चलान और नामुकम्मल चलान। ठीक है। ठीक है। मुकम्मल चलान वो होता है जिसके अंदर तमाम के तमाम मुल्ज़मान मौजूद हैं, तमाम की हाज़िरियाँ मुकम्मल हैं, और वो द कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिसडिक्शन के सामने फ़िक्स हो गया, वो चलने लगे। अब कई दफ़ा ऐसा होता है कि उसके अंदर मुल्ज़मान में से एक आधा मुल्ज़म इश्तिहारी हो गया हुआ, आ ही नहीं रहा, तो 87-88 की कार्रवाई उसके खिलाफ होने के बाद 512 की हद तक उसके हद तक चलान जमा हो जाता है, और वो फिर एक अलग प्रोसीजर है कि वो ट्रायल इन एब्सेंशिया का कॉन्सेप्ट है, बट वो आप उसको कैटेगराइज कर सकते हैं एज अ कच्चा चलान, और समटाइम्स मोस्ट ऑफ द लॉयर्स से कि जो नामुकम्मल चलान है दैट इज़ ऑल्सो अ कच्चा चलान। सो पक्का चलान इज़ द वन विच इज़ कम्प्लीट, हाज़िरी कंप्लीट हो गई है, राइप हो चुका हुआ केस, देन इट इज़ स्क्रूटनाइज हो गया, देन इट इज़ सेंट टू कोर्ट फॉर द प्रॉपर ट्रायल। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, हम ट्रायल्स अगर देखें तो ज़्यादातर आजकल हम ट्रायल्स जो हैं नेटफ्लिक्स पे देख रहे हैं, सूट्स में देख रहे हैं, और इस तरह के बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक सीरीज़ के अंदर देखे जाते हैं। तो मुझे बताइए हमारे व्यूअर्स के लिए, जब हम ट्रायल देख रहे होते हैं, अब प्रोसिक्यूटर या काउंसिल जो है अपने विटनेस की एग्जामिनेशन चीफ करा रहा होता है, तो या क्रॉस एग्जामिनेशन भी हो रही, तो अपोजिट काउंसिल ऑब्जेक्शन रेस कर देता है, जिसको फिर जज साहब सस्टेन या ओवर रूल करते हैं। प्रैक्टिकल लाइफ में भी ऐसे होता? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं होता। यस, एग्जामिनेशन चीफ के दौरान अगर प्रोसिक्यूटर या कंप्लेनेंट काउंसिल गवाह को लीड करने की कोशिश करे तो जो डिफेंस काउंसिल या एक्यूज काउंसिल होता है वो उस वक्त ये ऑब्जेक्शन लेता है कि सर लीडिंग क्वेश्चन, और उसके बाद जज साहब उस पर अपना वर्डिक्ट देते हैं कि ये वाकई लीडिंग क्वेश्चन है कि नहीं। अगर वो लीडिंग क्वेश्चन हो तो फिर उसको लिखवाया नहीं जाता, और फिर नया उसे कहा जाता है कि आपने रेट किया जाए। सो ये जो ऑब्जेक्शन रेज, ऑब्जेक्शन सस्टेन, ये आपको फिल्मों में मिलते हैं, जबकि इसीलिए मैंने कहा है कि मेरे बताने से आपको ट्रायल नहीं आ जाएगा अनटिल अनलेस यू गो। मैंने बहुत एक ब्रॉडर स्ट्रक्चर दिया है, बिल्कुल बहुत सारी डिटेल्स निटिग्रिटीज़ इन्वॉल्व होती हैं, और ये जब तक आप उस प्रोसेस से गुजरे नहीं तो ये आपको समझ नहीं आ सकता। और सबसे बड़ी बात, हर ट्रायल को कंडक्ट करने के ब्रॉडर रूल्स वही हैं, लेकिन ड्यूरिंग द प्रोसेस बहुत सारी डिफरेंट किस्म की एविडेंसेस होती हैं जिनको तलब करवाना। मैं एग्जांपल देता हूँ आपको
कि अगर आपने कि आप समझते हैं कि कोई एविडेंस इस मुकदमे में आनी चाहिए और वो नहीं है रिकॉर्ड, आप 540 में उसे तलब से, वो एक अलग प्रोसीजर है कि उसको आप तलब किया जा सकता है। सो ये जो आपने बात की है कि जो फिल्मों के अंदर होता है वो सिर्फ फिल्मों के अंदर, वकालत इन रियलिटी इज़ ऑल टुगेदर अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट। अच्छा सर, ये बताइएगा कि एग्जिबिट्स क्या होते हैं और ये किस तरीके से किए जा सकते हैं? तमाम वो डॉक्यूमेंट्स जिस पे प्रोसिक्यूशन रिलाई कर रही होती है और वो ओरिजिनल फॉर्म में मौजूद है, उनको एग्जिबिट करवाया जाता है। ठीक है। और एक बात याद रखिएगा, हमेशा शहादत में वही डॉक्यूमेंट पढ़ा जाएगा जो एग्जिबिट होगा। अगर कोई डॉक्यूमेंट प्रोसिक्यूशन का बहुत मटीरियल डॉक्यूमेंट है और उसने एग्जिबिट नहीं करवाया, उसको आप शहादत में नहीं पढ़ सकते। तो एग्जिबिट किस स्टेज के ऊपर होता है? ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एग्जामिनेशन चीफ भी हो सकता है, क्रॉस एग्जामिन में डिफेंस भी आप एग्जिबिट करवा रहे होते हैं, बयान के पोर्शंस को भी एग्जिबिट करवाया जाता है, लाइनों को भी एग्जिबिट करवाया जाता है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के। उसके बाद और बहुत सारी स्टेजेस हैं जहाँ पे वो एग्जिबिट करवाया जाता है। ठीक है। अच्छा सर, ये बताइए कि क्या प्रोसिक्यूशन की जिम्मेदारी है कि वो अपनी विटनेस लिस्ट भी प्रोवाइड करे कि किन किन विटनेस के ऊपर वो रिलाई कर रहा है, और क्या ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ट्रायल कोई ऐसा विटनेस ला सकता है जो पहले उसने ना बताया हो? बहुत अच्छा सवाल आपने किया। पहली बात याद रखिएगा कि प्रोसिक्यूशन जब 173 की रिपोर्ट जमा होती है, उसके साथ फहरिस्त गवाहान लगती है। अब फ़र्ज़ करें एक वकूए के 2 ऑकुलर अकाउंट हैं, एक रिकवरी मेमो में 2 गवाह हैं, तो उस वक्त प्रोसिक्यूटर की ये मर्ज़ी है या कंप्लेनेंट काउंसिल की मर्ज़ी है, अमूमन तो प्रोसिक्यूटर की मर्ज़ी, क्योंकि वो लीड कर रहा होता है प्रोसिक्यूशन को, कि वो 2 गवाहों में से एक करवा दे, एक को गिव अप कर दे। गिव अप करने की भी डिफरेंट सर्कमस्टांसेस है। गिव अप ड्यू टू 1 ओवर, कि इसको दूसरी पार्टी ने 1 ओवर कर लिया इसलिए मैं इसको गिव अप कर रहा हूँ, मैंने इसकी शहादत करवानी। गिव अप बीइंग अननेसेसरी, की ज़रूरत नहीं है इसकी करवाने की, जब एक ही रिकवरी मेमो के ऊपर 2 गवाह हैं तो एक ही करवा दिए काफ़ी है। सो ये उसकी मर्ज़ी है। अमूमन जो आपकी डायरेक्ट एविडेंस है और आपकी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, वो जिन जिन गवाहों के बयानात में होनी होती है वो उस तमाम करवाते हैं। तो वो जो एक बेसिक उनका स्ट्रक्चर है उसके मुताबिक वो सारी करवा देते हैं। जो इनफॉर्मल विटनेसेस होते हैं, फॉर्मल विटनेसेस, उसमें वो कुछ को गिव अप कर दे, और कोई जो ऑकुलर अकाउंट का कोई गवाह, प्रोसिक्यूटर को ये स्मेल आ गई है, कंप्लेनेंट को ये स्मेल आ गई है कि इसने शहादत ख़राब कर देनी है, यानी पुलिस को तफ्तीश में इसने जो स्टेटमेंट दिए थे ये ऑल टुगेदर उसके डिफरेंट जाके बोलेगा, तो उसको गिव अप कर देते हैं कि उसको दूसरी पार्टी 1 ओवर कर चुकी है, तो वो उसके अंदर उसको यानी गिव अप कर सकता है, उसकी शहादत उसकी मर्ज़ी है ना करवाए। ठीक है। अभी हमने कुछ देर पहले डिस्कशन किया था कि जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो प्रोसिक्यूशन के ऊपर है, उन्होंने साबित करनी है सारी बातें। अगर प्रोसिक्यूशन ने अपने लिस्ट दी है गवाहान की और उन्हीं ने प्रूव करना है कि आपने जुर्म किया है, तो क्या डिफेंस काउंसिल ने भी अपने जो गवाहान उनकी लिस्ट देनी होती है कि हम किस चीज़ पे अपनी प्ली को लेकर रिलाई कर रहे हैं? नहीं, लिस्ट नहीं प्रोवाइड करनी होती, जो भी गवाह वो अदालत में ले आए उनके बयानात रिकॉर्ड हो जाते हैं। और अगेन आपने एक सवाल किया था कि अगर कोई ऐसी चीज़ है जिसको सफ़ाए मिसल पे आना ज़रूरी है, तो CRPC में बाकायदा प्रोविज़न मौजूद है कि उसको अदालत में तलब किया जाएगा। वो डॉक्यूमेंट भी हो सकता है, वो विटनेस भी हो सकता है। ठीक है। अब यहाँ पे तीसरी कैटेगरी ऑफ विटनेसेस आ गई, वो गवाह जो कैलेंडर ऑफ विटनेसेस में नहीं है, लेकिन प्रोसिक्यूटर या डिफेंस समझता है कि इसको सफ़ाए मिसल पे आना चाहिए, तो वो एप्लीकेशन देते हैं, मैजिस्ट्रेट होगा या आपका कोर्ट ऑफ सेशन होगी, उनको एप्लीकेशन देंगे कि जी अली हैदर लिस्ट ऑफ विटनेसेस में, लेकिन इसकी शहादत इस वजह से होनी ज़रूरी है। पहले वो एप्लीकेशन एक्सेप्ट होती है, यानी आर्ग्यूमेंट्स होते हैं क्यों ज़रूरी है, कोर्ट को रियलाइज़ करवाया जाता है। उसके बाद उस गवाह को बुला के CW लिखा जाता है, कोर्ट विटनेस, क्योंकि उसको कोर्ट तलब कर रही है, ना वो प्रोसिक्यूटर विटनेस है ना वो डिफेंस का विटनेस, को कोर्ट तलब कर रही है। तो दोनों पार्टीज़ को, प्रोसिक्यूटर को भी और डिफेंस को भी, उनको राइट ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन दिया जाता है। ठीक है। समरी ट्रायल्स में हमें समझ आ गया कि स्पीडी ट्रायल है, ये नॉर्मल ट्रायल्स को कंडक्ट करने में कितना टाइम लग जाता है? ये एक ऐसा सवाल है जिससे बहुत ज़्यादा सुबकी फेस करनी पड़ती है लॉयर्स को भी और जजेस को भी, कि बहुत लिंगर्ड ऑन प्रोसिक्यूट, यानी आपके ट्रायल्स चलते रहते हैं। और ये वो अमूमन अगर रफली देखा जाए तो एक नॉर्मल रेगुलर ट्रायल को, 302 के ट्रायल को, मेरा अपना ज़ाती ख्याल है जिसमें आप एडजर्नमेंट्स भी डाल लें, जिसमें आप छुट्टियां भी डाल लें, जिस पे आप बीमारियां भी डाल लें कि कभी जज साहब नहीं आ रहे, कभी वकील साहब नहीं आ रहे, कभी प्रोसिक्यूटर अवेलेबल नहीं, सो इसको अमूमन देखा जाए तो 2-2.5 साल लग जाते होते हैं, लग जाते हैं, यस लग जाते हैं। इससे तो कई गुना ज़्यादा साल भी लगते हैं। और बहुत
ऐसे जजेस भी मौजूद हैं और ऐसे लॉयर्स भी मौजूद हैं जो कि स्पीडी जस्टिस के ऊपर बिलीव करते हैं, और वो रेगुलरली दोनों पार्टीज फुल ऑन कंटेस्ट होकर लड़ी होती है। 10-10, 15-15 दिन की डेट पड़ती है, 8-8 महीने में, 7-7 महीने में। और ये जो स्पेशल कोर्ट्स जब बनी थी तब तो एक हफ्ते में भी ट्रायल ख़त्म हो रहे थे। सो अगेन इट डिपेंड्स के जी जो हालात है जिस तरह इसको लेके चलना है, लेकिन ये जल्द से जल्द भी हो सकते हैं। और इसके लिए मेरी यहाँ पे बड़ी हम्बल सी सजेशन है कि हमें किसी इस किस्म की स्पीडी कोर्ट्स की ज़रूरत नहीं है। अगर आप 173(5) को इम्प्लीमेंट कर दें तो वो ऑलरेडी स्पीडी ट्रायल की बात करता है कि जिस दिन चालान सबमिट होगा जो SHO है वो तमाम की तमाम गवाह को अदालत में लेके आएगा। अगर लिखना चाहें तो वो एक ही दिन में लिखे जा सकते हैं, दूसरे दिन क्रॉस एग्जामिन हो सकता है, तीसरे दिन चौथे दिन जाके उसकी फाइनल जजमेंट भी आ सकती है। बट इट्स अ वेरी आइडियलिस्टिक सिचुएशन। वी आर अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री। यहाँ पे कुछ प्रैक्टिकल हार्ड रियलिटीज़ हैं। वर्कलोड प्रोसिक्यूटर्स पे भी बहुत ज़्यादा है, वर्कलोड अदालतों के ऊपर भी बहुत ज़्यादा है, वर्कलोड डिफेंस के वो जो बिजी लॉयर्स हैं उनके ऊपर भी बहुत ज़्यादा है। सो उसकी वजह से ये लिंगर ऑन होते होते कि मैंने एक रियलिस्टिक टाइम आपको बताया जो मैंने देखा अपने ट्रायल की प्रैक्टिस में, या ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब अपीलें हमारे पास आती हैं तो उसके अंदर टाइम तो लगता है उसके अंदर। अच्छा सर, ये बताइए कि जब ट्रायल आपने बोला कि 2 से 2.5 साल तक चला जाता है, हमारे यंग लॉयर्स या लॉ स्टूडेंट्स इस टाइम मूटिंग की भी कुछ क्लासेस कर रहे होंगे, एक केस आया है, एक ही लेक्चर में उन्होंने पूरा केस को अपने जज को सुना दिया, रिबटल्स भी आ गए, सब रिबटल्स आ गए, कंक्लूजन हो गया, जज साहब ने वर्डिक्ट भी सुना दिया। अब वो इसी माइंडसेट के साथ होंगे कि जब हमने एक जज के सामने अपीयर होना है तो कुछ हमने उसकी साइकोलॉजी को इन्फ्लुएंस करने की भी कोशिश करनी है, हमने कुछ अपना इंप्रेशन भी ऐसा जमाना है। हमने इससे पहले भी डिबेट्स की लॉ ऑफ परसुएशन के ऊपर भी। तो 2-2.5 साल में कहाँ याद रहना जज साहब को कि इसने पहली पेशी पे ओपनिंग स्टेटमेंट कैसे दी थी और ये क्या किया था। तो ये सारी चीज़ें कहीं गुम होके नहीं रहेगी, फिर तो सारा पेपर जस्टिस रह गया कि क्या बात हो रही। सबसे बड़ी बात कि वो जो सामने कुर्सी पे जज साहब बैठे हुए ना, वो इसीलिए जज साहब हैं, दिस इज़ हिज जॉब। ठीक है। और सबसे बड़ी बात, खुदा की कुदरत भी, खुदा भी उन्हें इनायत कर देता है इस चीज़ के अंदर। जो आपने बात की कि जो आपने पहले दिन आर्गूमेंट किए थे, लास्ट दिन वो उसको किस तरह कोरस्पोंड कर सकता है, किस तरह याद, इस तरह होता नहीं है। ठीक है। देखें, बात सुने, ट्रायल स्टेज बाय स्टेज राइप होता हुआ चला जाता है। जैसा मैंने चालान से पहले आप देखें, चालान के वक्त देखें, शहादत रिकॉर्ड करना, जरा होना, इस तरह आहिस्ता आहिस्ता केस राइप हो जाता है। जब आप फाइनल आर्ग्यूमेंट करते हैं ना, याद रखिएगा, तो आप फ़र्द बयान से लेके फाइनल जरा तक 1 by 1 कोर्ट को बता रहे होते हैं। और वो इतनी भी पुअर मेमोरी नहीं होती, तो और या इतना भी ज़्यादा लोड नहीं है कि वो याद ना रहता हो। एंड जज अगेन हैज़ टू गो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट, अगर लॉयर इनकॉम्पिटेंट है, लॉयर की इनकॉम्पिटेंसी का क्लाइंट को नुकसान नहीं होना चाहिए। सो जो प्रिकॉशन और कॉशन जजेस लेते हैं, हम लोग वो नहीं लेते। सो वो उनकी, इसीलिए उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज़्यादा टूवर्ड्स द केसेस, टूवर्ड्स द सोसाइटी, टूवर्ड्स देयर जॉब। तो वो उन्होंने फिर भी उसकी एक एक लाइन को, एक एक लफ्ज़ को पढ़ना होता है और उसके मुताबिक जाके फिर वो अपना फ़ैसला करते हैं। क्योंकि देखें, जो हमारे जजेस हैं, ऑनरेबल जजेस, सबॉर्डिनेट जुडिशरी से हो जाए, ये कॉन्टीन्यूस एवेल्यूएशन हो रही होती है। अगर एक मजिस्ट्रेट ने जजमेंट दी है, उसकी उस जजमेंट अगेंस्ट, फ़र्ज़ करें उसने बरी कर दिया, तो बरी के लिए तो आप आएंगे, अपील अगेंस्ट इक्वेटल हाई कोर्ट में फ़ाइल होगी। लेकिन अगर कन्विक्शन पास की है, उसकी अपील एडिशनल सेशन जज के पास आनी है, तो एडिशनल सेशन जज के पास वो अपील जा रही होती है, वो जजमेंट एवेल्यूएट हो रही होती है दोबारा। इसी तरह हाई कोर्ट है, तो इनकी साइमल्टेनियसली डिपार्टमेंटल साइड पे भी परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन हो रही होती है कि किस तरह इन्होंने परफॉर्म किया और ये सारा कुछ। सो इस वजह से वो कॉन्टीन्यूस एक परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन प्रोसेस से चल रहे होते हैं। तो इस वजह से वो दे गो इनटू द डिटेल नेटिग्रिटी ऑफ द फाइनल केस एंड गिव अ पास ऑफ फाइनल जजमेंट। अच्छा सर, ये बताइए कि ये अमूमन देखने में आता है, कोई ट्रायल कोर्ट आपको एक बड़ी सीरियस मैग्नीट्यूड की सज़ा देती है और हाई कोर्ट में जाके वो उसका मैग्नीट्यूड क्वांटम कम कर देते हैं, तो डायरेक्ट हाई कोर्ट में ट्रायल क्यों नहीं कर लेते? जब जजेस वहाँ पे इतने लीनियंट व्यू या ज़्यादा अच्छी ऑब्जर्वेशन दे देते हैं, तो आप वहाँ पे हाई कोर्ट में ट्रायल कर लें। लेकिन जो हर वो ऑफेंस जो जिसके अंदर सज़ा डेथ पेनल्टी है, या मैं इस तरह कह देता हूँ कि हर वो ऑफेंस जो कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट जिसकी फ़र्स्ट कोर्ट ऑफ इंस्टेंस है, उस सिनेरियो में तो पाकिस्तान में 3 tier सिस्टम है। यानी आप पहले फ़ाइल उधर करते हैं, मैजिस्ट्रेट के सामने केस, उसकी अपील आपकी फ़ाइल होती है, क्या कहते हैं, एडिशनल सेशन जज के बाद उसके अगेंस्ट आप अगले हाई कोर्ट में आते हैं।
वो तमाम ऑफेंसेस जो कि ट्रायबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन है, उनका ऑलरेडी 2 टियर प्रोसेस है। एक आपके पास कोर्ट ऑफ सेशन और एक आपके पास हाई कोर्ट। सो जितनी ऊपर अदालत में आप जाते जाएंगे उतनी ज़्यादा शहादती रिक्वायरमेंट को एवेल्यूएट करने का उसकी जो इक्विलिब्रियम है वो और ज़्यादा सख्त होता चला जाता है। तो जिसकी वजह से कि ये इस पैमाने के ऊपर पूरा नहीं उतरती, कोर्ट वो नीचे वाली कोर्ट ने रिलाई अपॉन किया, लेकिन हम नहीं इसके ऊपर करते। और रही बात जो आप बात कर रहे हैं कि जी ऊपर सज़ाएँ टूट जाती हैं, देखें बात सुने, वो भी कोर्ट है, ये भी कोर्ट है। उसकी अपनी मंतक और मंशा थी सज़ा देने की, और ऊपर वाले कोर्ट की अपनी मंतक और मंशा है। पावर्स का बहुत बड़ा डिफरेंस है, क्योंकि अगर हाई कोर्ट के अंदर वैल्यूएशन हो रही है तो वहाँ आइन भी अपनी कमांड और अपना रोल प्ले करने लगा हुआ है, जबकि नीचे वाली अदालतें जो हैं वो प्योरली स्टैचूटरी मैकेनिज़्म के अंदर रहती हैं, उनके पास कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स नहीं होती। सो इस वजह से बहुत सारे चांसेस होते हैं कि बहुत सारी सज़ाएँ वो कम होती भी चली जाती हैं, लेकिन एट द सेम टाइम नीचे से आपको बरी कर दिया जाता है, लेकिन ऊपर जाके आपको कन्विक्शन भी हो जाती है। यानी आपको सिंपल से एग्जाम्पल, खतीजा सिद्दीकी केस बड़ी गुड एग्जाम्पल है सुप्रीम कोर्ट ने जो उसके अंदर किया था। सो इस वजह से इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द केस कि उसके अंदर अगर सज़ा टूट रही है इन शेप ऑफ लाइफ इम्प्रिजनमेंट या बरीयत हो रही है, दैट मीन्स कि उसमें ऐसा ही होना था कानूनी नज़ीरात की रोशनी के अंदर, जिस वजह से ऐसे हुआ। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, आप जैसे मंजे हुए जो लिटिगेटर्स हैं वो ट्रायल के वकीलों को ज़्यादा हाईलाइट करते हैं कि जिसने ट्रायल नहीं किया उसने वकालत नहीं की। तो जो यंग लॉयर्स और जो लॉ स्टूडेंट्स जो भी हमारी वीडियो देख रहे होंगे, उनको आप क्या गाइड करना चाहेंगे कि आया उन्हें स्टेज से ट्रायल पे काम करना चाहिए, और अगर करना चाहिए तो किन किन बातों का ख्याल रखें, कौन कौन से गाइडिंग प्रिंसिपल्स मियालिया दसाब के हैं जो आप पास ऑन करना चाहेंगे टू द यंगर जनरेशन? पहली बात, मेरे कोई प्रिंसिपल्स नहीं है, आई एम स्टिल अ स्टूडेंट एंड लर्निंग अ लॉट। दूसरा, ट्रायल के बगैर चाहे दीवानी हो चाहे फौजदारी हो, वकालत नहीं है। या बच्चों का दिल तोड़ा है या सीधा हाई कोर्ट जाते होते हैं? नो, वो वकालत है ही नहीं। अच्छा। वकालत की जो अखीर मेराज है, यानी आप यकीन करें कि आई स्टिल रिमेंबर माई फादर यूज्ड टू टेल मी कि ट्रायल एडवोकेसी का इतनी इम्पोर्टेंस हुआ करती थी, जो कि बदकिस्मती से अब नहीं है। कि अगर एक वक्त में आपका केस हाई कोर्ट में लगा हुआ है या सुप्रीम कोर्ट में लगा हुआ है, और एक वक्त में आपका सेम टाइम में आपका केस ट्रायल कोर्ट के सामने लगा हुआ फॉर एविडेंस, आप यकीन करें कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस कहा करते थे कि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप पहले उधर से उधर करके हैं। अब हमारे पास एक्सक्यूज़ क्या होता है ट्रायल को लिंगर ऑन करने का, जी वकील साहब हाई कोर्ट, चाहे हाई कोर्ट वो 22 से 22B की पिटिशन में बैठे हों, ठीक है, वो किसी हेबियस कॉर्पस में बैठे हों उधर। असल जो वकालत है वो फौजदारी वकालत। और ऑनेस्टली विशाल, मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आप मुझे कहें ना 2+2=4 का कोई प्रिंसिपल बता दें ट्रायल करने का, कंडक्ट करने का, ऑनेस्टली ऐसा कोई नहीं है। ठीक है। जब तक आप इसको करते नहीं हैं, ये ऐसे चीज़ें आश्कार होती हैं प्रोसीजरल आपके सामने, ऐसी प्रैक्टिकल रियलिटीज़ है आपके सामने। ऑनेस्टली आई वुड रिकमेंड एवरीवन कि वो ट्रायल के बाद अपने आप को एलिवेट करे, और ट्रायल इतना को कर लिया हो कि अपनी स्टैंडिंग एपेलेट लेवल पे जस्टिफाई कर सकता हो। कसम से आप हाई कोर्ट के अंदर पोजीशन होल्ड नहीं कर सकते रोस्टर के ऊपर अगर आपको ट्रायल के रमूज़ो हयात का आपको नहीं पता, ट्रायल की वो उतार चढ़ाव का नहीं पता। जब उतार चढ़ाव की मैं बात कर रहा हूँ तो ये पानी वाला उतार चढ़ाव नहीं है, ये वो लीगल टेक्निकलिटीज़ हैं जिनका आपको पता होना चाहिए ट्रायल के अंदर। और there are more likely chances of you succumb an injury in the high court if you have not practiced in the trial court. So इस वजह से बेहतर है everyone should start its practice from the magisterial court, and over the period of time, with the passage of time, the moment you get the experience and learning, then अपने आप को आहिस्ता आहिस्ता elevate करते जाए। और जो अभी भी मंजे हुए फौजदारी के वकील हैं, चाहे वो एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हैं, उनकी सेटिस्फेक्शन होती नहीं ट्रायल किए बगैर कि वो आज हमें मज़ा नहीं आया कि जब हमने जरा नहीं की, क्योंकि आज हमारे वो कोई केस ट्रायल का फिक्स है। सो हर अच्छा वकील जो है वो अपनी रूट्स जो है, चाहे वो मैजिस्ट्रेरियल कोर्ट की शक्ल में हो चाहे कोर्ट ऑफ सेशन में ट्रायल की सूरत में, ही स्टेज कनेक्टेड टू दैट। सर थैंक यू सो मच। यू वेलकम। बहुत ज़बरदस्त हमारी गुफ्तगू रही, और आपने जिन स्टैचूज़ का जिक्र किया और जिन बातों का जिक्र किया, मुझे उम्मीद है कि हमारे जो व्यूअर्स हैं इससे लाजमी कुछ ना कुछ सीखेंगे। सर थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आज की वीडियो का खुलासा करें तो समझ आता है कि जो ट्रायल आपने सीखना है डैट इज़ लर्निंग बाय डूइंग। कोई इसका हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कोई जिस तरह मियालिया साहब ने कहा
2+2 4 वाली इसमें चीज़ें नहीं हैं। आपने अगर ट्रायल सीखना है तो आपको ट्रायल करना पड़ेगा। कौन कौन से स्टैचूट्स हैं जिनको हम नज़रअंदाज करते हैं अपनी लॉ स्टडीज़ के दौरान और प्रैक्टिस के दौरान, जो इतना इम्पोर्टेंट प्री ट्रायल और पोस्ट ट्रायल प्रोसीडिंग के अंदर काम आती हैं, और किस तरीके से आपकी जो वकालत है वो फ्लरिश होती है विद द पैसेज ऑफ टाइम जब आप ट्रायल कंडक्ट करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपकी क्लैरिफिकेशन हुई होगी और आप इन प्रिंसिपल्स को अपनी डे टू डे लीगल प्रैक्टिस के अंदर अप्लाई ज़रूर करेंगे। आने वाली वीडियो तक के लिए अपने होस्ट को दीजिए इजाज़त।